पेपर अध्ययन श्रृंखला में यह पेपर है रीट 2012 का लेवल 2 का पेपर है। 2012 में जो आरटेट हुआ था उसका पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ साइकोलॉजी के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। अभी तक हमने 2022 का और 21 का और 2017 का और 2015 के प्रश्न पेपर जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखे हैं और अब 2012 का पेपर अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो यहाँ प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन जो है ये शोध का चरण जो है यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ऑप्शन में यहाँ उपकल्पनाओं का निर्माण, सामान्यकरण, शोध आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। लेकिन यहाँ जो क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है शोध का जो चरण ये है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है पूछी है। तो यहाँ परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित जो अनुदेशन का प्रभाव जो है यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सही नहीं है। समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अगर देखें तो यहाँ हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। और भूगोल के अधिगम एटलस या एवं ग्लोब का प्रयोग करना भी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, बालक का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो यहाँ 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके अलावा आरटीई अधिनियम 2009 में अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना और एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये सभी कार्य किए गए, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा चित्रों का एकत्रित करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया ताकि यहाँ शांति की शिक्षा दी जा सके। शांति की शिक्षा के लिए ये जो है क्षत्रियों के प्रति सम्मान की भावना और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण यहाँ फिल्मों व चित्रों को एकत्रित करना दिखाना माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, यहाँ शांति की शिक्षा दी जा सके। ऑप्शन में यहाँ मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके और इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ सही आंसर है शांति की शिक्षा दी जा सके। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। यहाँ अवलोकन करना है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, अवलोकन करना। भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले जो है, रोल प्ले यानी भाग लेना। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप करना, विचार मनन करना। दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना, ये अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन क्रियाओं का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का उपयोग जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए जिनकी बुद्धि लब्धि 140 है उन बालकों के लिए पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग के लिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, मिलान सूची है, यहाँ पर तालिका मिलान करनी है। यहाँ मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पलायन के रूप में रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, तो वो चिंता से बचाव करती हैं। और उदातीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रतिस्थापन के रूप में। और क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ भी ऑप्शन में डबल दिए रखे हैं, प्रतिस्थापन के रूप में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भाषा के बोलने में असमानता का होने का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालक की समस्या का सामना भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। इसके अलावा ऑप्शन में कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, मानसिक सक्रियता का कम होना, व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना, लेकिन यहाँ शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालक के लिए भाषा के बोलने में असमानता होना। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? यहाँ समस्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है।
प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक निर्देशन की योजना बनाना निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। उसके अलावा निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है यहाँ विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा आल्पोर्ट द्वारा दी गई थी। GW आल्पोर्ट के द्वारा मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन की जो परिभाषा है वो आल्पोर्ट द्वारा दी गई थी। उसके अलावा यहाँ वाटसन कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यक्तित्व है। वाटसन ये कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन अवाच्य के सूक्ष्म बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन जो है अवाच्य के सूक्ष्म बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो यहाँ बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाता है। यहाँ बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग को संकेत देता है। बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाता है। उसके अलावा बुद्धि लब्धि के दुरुपयोग का संकेत नहीं देते, वो देखते हैं उन्नति के लिए मापन में सहायक बालकों को वर्गीकृत करने में अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है। बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर बालकों पर अध्यापक अपनी अकुशलता छिपाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? पिछड़े हुए बालकों की विशेषताएं पूछी हैं, नहीं है तो कम बुद्धि रखते हैं, ये पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। उसके अलावा पिछड़े हुए बालक अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। पिछड़े हुए बालक अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं कर पाते, अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं। पिछड़े हुए बालकों की विशेषता है। उसके अलावा कम बुद्धि रखते हैं, ये पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रत्यक्ष समायोजन का पूछा है तो यहाँ लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये एक प्रत्यक्ष समायोजन है कि लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना प्रत्यक्ष समायोजन है। यहाँ प्रक्षेपण की बात आती है। प्रक्षेपण में दूसरे व्यक्ति को दोष दिया जाता है, अपनी गलती न मानकर दूसरे पर दोष लगाया जाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। उसके अलावा दमन में घटना को अचेतन मन में रख दिया जाता है या उसे भूलने का प्रयास किया जाता है, दमन कहलाता है। प्रतिगमन की बात करें, प्रतिगमन जो है पीछे की ओर लौटना। प्रतिगमन का मतलब है कि एक पीछे की ओर लौटना, यानी बूढ़े व्यक्ति द्वारा बच्चे की तरह रोना भी प्रतिगमन हो गया। उसी प्रकार पीछे की ओर लौटना। और प्रत्यक्ष समायोजन का पूछना है तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ अनुकरण जो अधिगम है वो बालक के व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करता है, अनुकरण अधिगम। उसके अलावा यहाँ अनुकरण अधिगम की बात करें तो अनुकरण अधिगम के बारे में जो अल्बर्ट बांडुरा हैं ये अपने सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत में चर्चा करते हैं अनुकरण अधिगम की। और प्रयत्न व त्रुटि अधिगम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि अधिगम जो है या फिर सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पूछा है कि सबसे ज्यादा बालक को व्यक्तित्व में प्रभावित करता है तो अनुकरण अधिगम प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी बुद्धि लब्धि में विभिन्नता हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है? तो हाँ, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सही है। उसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पर सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है पूछा था। ऑप्शन ए में जो कथन है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जिसमें प्रत्यय मानचित्र का यहाँ ये निम्न चित्र उदाहरण है। यहाँ उदाहरण पूछा, ये चित्र किसका उदाहरण है? यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, ये प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है। ऑप्शन में यहाँ रेखा चित्र का दिया गया था, मॉडल का दिया गया था, बिंदु रेखीय चित्र का दिया गया था, लेकिन ये प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है। यहाँ पर प्राचीन मिश्र कला दी गई, उसके बाद स्थापत्य कला में बांटा गया, मकबरों की विषय वस्तु दी गई, तो यहाँ ये बनाया गया, ये प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? यहाँ प्रक्षेपण तकनीक नहीं है पूछा है, तो यहाँ जो व्यक्तिगत अध्ययन जो है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि जो है ये एक प्रक्षेपण तकनीक विधि नहीं है। उसके अलावा यहाँ प्रक्षेपण विधियों के अंदर जो खेल तकनीक, शब्द साचार्य परीक्षण और चित्र साचार्य परीक्षण जो है ये प्रक्षेपण तकनीक है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन जो है प्रक्षेपण तकनीक नहीं है।
अगला प्रश्न है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? तो यहाँ बुद्धि जो है ये मददगार साबित नहीं होती प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए। उसके अलावा मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण और अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न व्यवस्थाएं जो है यहाँ प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए मददगार साबित होती है, लेकिन बुद्धि मददगार साबित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो यहाँ पर परिवार, समन्वयक समूह और अध्यापक जो है ये अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार, समन्वयक समूह और अध्यापक जो है ये बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो एक अध्यापक को बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। एक अध्यापक सहमत होता है कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। उसके अलावा ऑप्शन में यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है, तो ये सही नहीं दिया गया है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी सही नहीं है। बाह्य पुरस्कार से आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियां, पहाड़, मैदान व घाटियों का प्रदर्शन करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों के अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है, ये खोज उपागम कहलाता है। यहाँ विद्यार्थी खोजने के लिए कह रहा है, यहाँ खोज उपागम हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? यहाँ पर बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है, तो यहाँ स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये बांडुरा का अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। उसके अलावा बांडुरा के अवलोकन में विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह और सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी जो है ये बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम से संबंधित हैं। लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना ये बांडुरा का अवलोकन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई प्रकार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक हैं। यहाँ असफलता और बगनासा जो है ये शास्त्रीय अनुबंध के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक यहाँ असफलता और बगनासा दिए। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे लंबे भाग के सवाल नहीं आए। कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवाल को देखते ही वह चिंतित हो जाता, तो यहाँ असफलता और बगनासा उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा प्रत्यय सत्य नहीं है? कुपोषण के बारे में सत्य नहीं है, तो जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये कुपोषण के बारे में सही नहीं है। यहाँ कुपोषण के बारे में यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, कुपोषण सही है। बालक निराश एवं अनशिक्षित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है, तो ये कुपोषण के बारे में जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो यहाँ सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। व्यय संधि काल की जो बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना, ये व्यय संधि काल में नहीं है। उसके अलावा प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध करना, अशांति होना, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होना, ये व्यय संधि काल की विशेषताएं हैं। लेकिन ये बाह्य अभिव्यक्ति जो यहाँ पर व्यय संधि काल की सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहना पसंद करना, व्यय संधि काल की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? तो इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। यहाँ निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, ये मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। उसके अलावा मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वयं प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से सब केंद्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिगम और परिपक्वता के संबंध में यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। अधिगम और परिपक्वता के संबंध में सही नहीं है ये। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। उसके अलावा वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं।
बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष अधिक खुशी एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है रीट 2012 की लेवल 2 में पूछे गए थे।